Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our fourth lecture of chapter number 4, Bioenergetics. In this chapter, we will study about electron transport chain, chemiosmosis and oxidative phosphorylation, substrate level phosphorylation, importance of glyceraldehyde 3-phosphate, and photorespiration. First, come towards electron transport chain. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? हमारे पास जो क्रैब साइकिल हो जाता है, क्रैब साइकिल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं NADH एंड FADH। अब ये जो NADH और FADH है, इसमें हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। तो उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, NADH और FADH को एक पूरे एक चेन के थ्रू पास करते हैं, ताकि वह एंड प्रोडक्ट जो होता है, जो इसका जो एंड मॉलिक्यूल होता है, जो इसका फाइनल एक्सेप्टर होता है ऑक्सीजन, ये उस तक पहुंच सके और क्या करे, साथ में रास्ते में क्या करे, एनर्जी भी रिलीज़ करते जाए। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास क्रैब साइकिल के NADH एंड FADH, वो पास होते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एक चेन होता है पूरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके पहुंचाते हैं फाइनल एक्सेप्टर तक, और फाइनल एक्सेप्टर हमारे पास है इसका ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो पूरा पाथवे होता है, इसमें जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं पूरी सीरीज़ में, वो हमारे पास होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। अब जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जो जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, उसमें हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं और को एंजाइम्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स है। और साथ में हमारे पास है को एंजाइम Q। साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास थर्ड कॉम्प्लेक्स है। और हमारे पास है साइटोक्रोम C। और फाइनल जो हमारे पास एक्सेप्टर है वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ये जो सारे हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। ये इनके थ्रू क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं इन्हीं के थ्रू फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर एंड फ्रॉम कोएंजाइम साइटोक्रोम, इस तरह से पास होते हैं। पूरा जो इनका सीरीज बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और फिर इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच जाते हैं अपने फाइनल एक्सेप्टर O2 तक, ऑक्सीजन तक, जो कि क्या बनाता है, कंबाइन हो जाता है हाइड्रोजन के साथ और वाटर बना लेता है। ठीक है, और साथ में जब ये पूरे सीरीज़ को फॉलो करता है ये इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब हम पढ़ते हैं कि पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, के इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करते हैं, कौन से पाथवे से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। हमारे पास जो NADH आता है क्रैब साइकिल से, NADH वो किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के साथ। जब ये NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है, तो NADH क्या हो जाता है, बिकम ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू NAD फॉर्म में। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स में, NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद इसको पास कर देगा इनटू सेकंड कॉम्प्लेक्स विच इज साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। कोएंजाइम Q से अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पास हो गए, यहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम में। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर कोएंजाइम Q से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं इनटू साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, अगर हमारे पास इधर NADH की जगह FADH एंटर हो जाता है, तो फिर क्या होगा, अगर FADH आएगा तो FADH ऑक्सीडाइज होकर FAD में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं ऑफ क्रैब साइकिल। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। अब ये जाएंगे साइटोक्रोम C में। ठीक है, साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के बाद हमारे पास एंजाइम्स आगे ट्रांसफ़र होते हैं टू, देखिए इधर, साइटोक्रोम C से पहुंच जाते हैं इनटू साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स।
इस तरह क्या होता है, पास होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू अनदर कंपोनेंट, और साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज कॉम्प्लेक्स से फाइनली ये इसको कौन रिसीव कर लेता है, इसका फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन। इधर आप पूरा इसका फ्लो देखिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है, NADH, ये जो हमारे पास है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल। NADH या FADH दोनों में से कोई भी आ सकते हैं। अगर NADH होगा तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, NAD बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे। इधर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पास हो गए, NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर NADH के बजाय FADH आ जाता है क्रैब साइकिल से, तो FADH भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन कैसे पास कर देता है, FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को दे देता है। NADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स एंड FADH डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रॉन आगे फॉरवर्ड करते हैं टू कोएंजाइम Q। ठीक है, अब कोएंजाइम Q क्या क्या करता है, आगे इलेक्ट्रॉन को पास करता है इनटू साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स फिर इलेक्ट्रॉन्स पास करके साइटोक्रोम C को देता है, और साइटोक्रोम C से फाइनली ये पहुंच जाते हैं लास्ट कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स यही इलेक्ट्रॉन्स पास करके अपने फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन को दे देता है। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन वाटर बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन जो होते हैं, मीन्स पेयर ऑफ हाइड्रोजन्स रिसीव करता है फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन, जो कि इसके इर्द गिर्द एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। उस एक्वस सोल्यूशन से ये 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पास हो जाते हैं NADH से, FADH से पास हो जाते हैं ऑक्सीजन तक, और क्या बना लेता है, वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में हमारे पास यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास पूरा सीरीज़ है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस का, और इससे हमें क्या मिल जाती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, इधर आप कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी आप देख लें कि द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय वन NADH इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। अगर हम यहाँ पर एक NADH मॉलिक्यूल ले लेते हैं, एक हमारे पास NADH मॉलिक्यूल इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पास करके हमारे पास पहुँच जाता है ऑक्सीजन तक, तो कितने ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर NADH की जगह हमारे पास एक FADH आ जाता है, तो 3 मॉलिक्यूल्स के बजाय 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि NADH में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है एज़ कम्पेयर टू FADH। तो अगर आपके पास MCQs आता है कि द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय वन NADH इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़, तो आपके पास कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं, तो आप देंगे 3 ATP मॉलिक्यूल। लेकिन अगर NADH की जगह यहाँ पर FADH होगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स होंगे 2। और अगर 1 NADH की जगह आपको 6 दे देते हैं कि लेट सपोज 6 NADH से कितने प्रोड्यूस होंगे, तो आप क्या कर लेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2s आर 18, तो आपके पास कितने आएंगे, 18 ATP मॉलिक्यूल्स। और अगर FADH में आपको 6 दे दें, तो आप 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएंगे 12। अगर इसका मतलब है जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, 3 दिया जाएगा, तो आप उसको यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 दिया जाएगा तो आप उसको FADH दिया जाएगा तो आप उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट हैपन्स टू ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑक्सीजन को क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ऑक्सीजन रिड्यूस टू वाटर, ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू वाटर मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ डैश। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज़ के लिए साइट प्रोवाइड करता है, तो ये साइट प्रोवाइड करता है टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पूरा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने सीरीज पढ़ी है, ये पूरा कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कीमो ऑस्मोसिस एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इसमें क्या, कीमो ऑस्मोसिस हमने पहले भी पढ़ा था कि इसमें क्या होता है कि ATP की फॉर्मेशन होती है। अब ATP की फॉर्मेशन किस तरह होती है कि उसे हम क्या कहें, कीमो ऑस्मोसिस कहें या ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। हमारे पास जो कोएंजाइम्स होते हैं NADH और FADH, हमने पढ़ा है कि उससे क्या बनता है, ATP ATP रिसीव होता है या उससे ATP रिलीज़ होता है बाय पासिंग थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को वो फॉलो करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जब इनर ATP की सिंथेसिस होती है,
सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जब एटीपी की सिंथेसिस होती है फ्रॉम को एंजाइम्स एनएडीएच एंड एफईडीएच इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेटेस इज कॉल्ड कीमियोऑस्मोसिस। मतलब कि एटीपी की इस टाइप ऑफ प्रोडक्शन को हम कीमोस्मोसिस कहते हैं, जो कि कोएंजाइम से होती है। जब एनएडीएच या एफएडीएच से जब एटीपी प्रोड्यूस होता है, उसके लिए जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं एटीपी सिंथेटेस, तो उस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कीमियोऑस्मोसिस। ठीक है, ये कहाँ पर होता है? सारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है हमारे पास, जनरली क्या होता है, हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं उसके। एक आउटर मेम्ब्रेन होता है जो कि बिल्कुल स्मूथ होता है, और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन होता है जिसमें इनवर्ट फोल्ड्स होते हैं, और इन फोल्ड्स को क्या कहा जाता है? क्रिस्टे। इनके दरमियान हमारे पास क्या होता है? फ्लूइड होता है, और इन फ्लूइड को कहा जाता है कि हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस इधर प्रेजेंट होता है, जो रेड कलर में शो हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? जब पास होते हैं तो एटीपी एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? जब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन पंप भी प्रोड्यूस होता है। अब हाइड्रोजन पंप किस तरह से फंक्शन करता है, हम आगे बढ़ते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं थ्रू सीरीज ऑफ द कंपोनेंट्स, तो उस टाइम कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोटॉन पंप प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये यहाँ से मूव करके, जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, यहाँ से मूव करके ये आते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, बाहर की तरफ आ जाते हैं। जब बाहर की तरफ ज़्यादा हाइड्रोजन चले जाते हैं, आउटसाइड जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है इसमें हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं, इधर इधर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती हैं, और जो इन मैट्रिक्स हैं उधर कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइड्रोजन जो ग्रेडियंट होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है। अब जब ये ग्रेडियंट प्रोड्यूस हो जाता है तो उस टाइम क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन में हमारे पास होती है मूवमेंट ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं तो डिफ्यूजन में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स उस तरफ मूव करते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल्स की ग्रेडियंट कंसंट्रेशन कम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आइंस की अमाउंट ज़्यादा है। तो अब क्या होगा? डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ये जो हाइड्रोजन है ये मूव करेंगे इनटू द मैट्रिक्स, इनसाइड मूवमेंट स्टार्ट कर लेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब ये इनसाइड मूवमेंट करेंगे, मैट्रिक्स की तरफ आएंगे, इनर मेम्ब्रेन की तरफ आएंगे, तो इस टाइप पे क्या होगा? दिस पैसेज ऑफ हाइड्रोजन आइंस थ्रू द मेम्ब्रेन इज कपल्ड टू एटीपी सिंथेसिस। इस टाइम क्या होगा? एटीपी की फॉर्मेशन होगी, एटीपी की सिंथेसिस होगी। एटीपी की सिंथेसिस किस तरह होगी? एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन कंबाइन हो जाएगा और क्या बनेगा? एटीपी बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एटीपी सिंथेस। ठीक है, और इस टाइप ऑफ एटीपी प्रोडक्शन को फिर क्या कहा जाता है? कीमियोऑस्मोसिस। इधर आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा ये फिगर है, इसमें जो आपको रेड कलर में शो किया गया है ये पूरा हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन, यहाँ से लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ तक है। जो ब्लू कलर में आपको शो किया गया ये हमारे पास एटीपी सिंथेटेस है, जो कि हमारे पास एंजाइम है, ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो हमारे पास रीजन है, ये जो हमारे पास है इधर, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो साथ में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के जो आयंस है ये बाहर की तरफ, इधर देखिए बाहर की तरफ ये फ्लो कर रहे हैं, हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं आउटसाइड दी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पर हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो गई, जबकि इनसाइड हाइड्रोजन की अमाउंट कम हो जाती है। तो ये जब ये हाइड्रोजन क्या करते हैं? इनसाइड मूवमेंट करते हैं, तो इनसाइड जो मूवमेंट करते हैं तो साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब जब ये एटीपी प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास जो एटीपी सिंथेस है इसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास एफ नॉट होता है और एक हमारे पास एफ वन पार्टिकल होता है। एफ नॉट जो होता है ये एम्बेडेड होता है इन द मेम्ब्रेन। जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है ये वाला, इसके ये अंदर दंसा होता है, ये वाला जो रीजन है। और जबकि एफ वन पार्टिकल जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, ये जो इसका रीजन है। तो एफ नॉट चैनल के थ्रू पहले क्या होंगे? हाइड्रोजन एंटर होंगे, और एफ वन पार्टिकल क्या करेगा? इसको इसकी हेल्प करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एफ नॉट जो हमारे पास है ये क्या करता है? इधर आप देख सकते हैं
एफ नॉट इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, इन्वॉल्व इन फ्लो ऑफ प्रोटॉन। ये इधर देखिए ये किस चीज़ में इन्वॉल्व है, ये जो रीजन है ये फ्लो ऑफ प्रोटॉन में इन्वॉल्व है। जबकि हमारे पास F1 is present on the surface, catalyzes synthesis of ATP। जबकि हमारे पास जो F1 है ये मैट्रिक्स में मौजूद है इनसाइड, और ये किस चीज़ को कैटलाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है किस चीज़ को, ATP की फॉर्मेशन को, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ATP की फॉर्मेशन को ये क्या कर रहा है, कैटलाइज कर रहा है। तो इस टाइप ऑफ ATP प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, कीमियो ऑस्मोसिस। ठीक है, यहाँ पर आपको गिवन भी है कि ऑक्सीडेशन ऑफ वन NADH प्रोड्यूसेस 3 ATP मॉलिक्यूल्स एंड वन FADH प्रोड्यूसेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। NADH में ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो 3 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि FADH में एज़ कम्पेयर टू NADH एनर्जी कम होती है तो वो क्या कर सकते हैं, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फोस्फोराइलेशन, कि फोस्फोराइलेशन क्या है। फोस्फोराइलेशन हम कैसे कहते हैं, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो जाता है, उसको हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। हमारे पास जब फॉस्फेट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसको हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि फॉस्फेट इज़ इंजाइमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, अगर ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से हम फॉस्फेट को रिमूव करते हैं किसी एंजाइम के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में हम एडिशन करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की, जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू। और रिमूव किस चीज़ से करते हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से रिमूव करते हैं। और इस टाइम हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस होती है, कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब अगर हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात करें तो एरोबिक रिस्पायरेशन में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तीन ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। 2 दफ़ा ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन किस चीज़ में होती है, ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में क्या होते हैं, 2 टाइम्स हमारे पास होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और एक दफ़ा किस चीज़ में होती हैं, क्रैब साइकिल में। ठीक है, क्रैब साइकिल में एक दफ़ा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है और 2 दफ़ा होती है ग्लाइकोलिसिस में। तो टोटल हमारे पास 3 टाइम्स होता है इन एरोबिक रेस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन उस टाइम होती है जब हमारे पास 1,3, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें आपको समझ आ जाएगी कि 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट को जब कन्वर्ट किया जाता है, फॉस्फोग्लाइसरेट इसको जब कन्वर्ट किया जाता है इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, और यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास होता है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस। ठीक है, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस एंजाइम के थ्रू यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरेट, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट से फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेस एंजाइम के थ्रू एक फॉस्फेट रिमूव कर दिया जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 फॉस्फोग्लाइसरेट, और साथ में ATP एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। सेकेंड ग्लाइकोलिसिस में जब फोस्फोइनोल पायरोविक एसिड PEP, फोस्फोइनोल पायरोविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरोवेट, जो हमारे पास लास्ट स्टेप है पायरोवेट, और इस टाइम कौन सा एंजाइम यूज़ किया जाता है, पायरोवेट काइनेस। तो पायरोवेट काइनेस की प्रेजेंस में फोस्फोइनोल पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरोवेट, और इधर भी एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस में 2 ओकेशंस पे हमने बात की, 2 दफ़ा होते हैं 2 स्टेप्स में, जबकि क्रैब साइकिल में हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, और वो किस टाइम होती है, जब सोसिनाइल को एंजाइम A को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सोसिनेट। सोसिनाइल को एंजाइम A को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सोसिनेट, तो उस टाइम क्या हो जाती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। आगे हमारे पास है इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट क्यों इंपॉर्टेंट है,
ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारे पास क्या है, एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसका क्या हमारे पास एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है। अगर हम उसकी बात करें, ग्लाइकोलिसिस की बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होता है उससे बन जाता है पायरोवेट। ठीक है, जो आगे जो ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमारे पास आ जाता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ऑक्सीडेटिव फेज़ में या पे ऑफ फेज़ में हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू पायरोवेट। कैल्विन साइकिल में जो हमारे पास होता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज फॉस्फेट, और फिर इसी ग्लूकोज फॉस्फेट को फर्दर जो हमारे पास है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च वगैरह में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, दरमियान का मॉलिक्यूल है। अगर रेस्पायरेशन में हम देखें तो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये ग्लाइकोलिसिस में ये प्रोड्यूस हो जाता है, और उससे फिर हम आगे इसको प्रोसीड करते हैं। और अगर हम फोटोसिंथेसिस में देखें तो ये कहाँ पर होता है, कैल्विन साइकिल में इसको यूज़ किया जाता है, उधर प्रोड्यूस होकर उसको हम कन्वर्ट करते हैं इंटू ग्लूकोज फॉस्फेट। तो ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन दोनों में प्रेजेंट होता है, और दोनों में इससे हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सेल रेस्पिरेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट मेटाबॉलिज्म, व्हेन फैट इज़ यूज्ड एज एनर्जी सोर्स, जब हम फैट को एनर्जी की सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, मींस जब हम फैट को ब्रोकन डाउन करते हैं ताकि हमें उससे एनर्जी मिल सके, तो क्या हो जाता है कि फ़ैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं या वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड। फैट क्या हो जाता है, इट इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लाइसरोल एंड 3 फैटी एसिड। ग्लाइसरोल जो हमारे पास है ये हमारे पास है 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ग्लाइसरोल फिर आगे कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड PgAl, और फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड फिर एंटर होता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। फिर ग्लाइकोलिसिस में ये एंटर होकर क्या करते हैं, इसे हम फर्दर एनर्जी रिलीज़ करवाते हैं, एनर्जी हम इसे गेट करते हैं, और इसको कन्वर्ट किया जाता है थ्रू लिंक्ड रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस में जब ये एंटर हो जाता है तो ग्लाइकोलिसिस में ये पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर पायरोवेट को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एसिटाइल ग्रुप थ्रू लिंक्ड रिएक्शन, और उसके बाद और क्या प्रोड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूसेस ATP। अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक है फैट की अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास कौन सा है, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड हमारे पास एक फैट है, और इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें होते हैं 18 कार्बन एटम्स। ठीक है, जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो इससे हमारे पास कितने एसिटाइल ग्रुप बनते हैं, 9 एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन होते हैं। इसमें क्या कितने होते हैं, 2 कार्बन होते हैं, तो हमारे पास 9 एसिटाइल ग्रुप बनते हैं। ठीक है, एसिटाइल ग्रुप बनते हैं, और ये एसिटाइल ग्रुप पे कितने ATP से प्रोड्यूस होते हैं, 108 ATP मॉलिक्यूल इससे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें इट मीन्स कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन होती है एनर्जी की फ्रॉम फैट्स। फैट इधर हमने इसकी एक एग्जांपल पढ़ी, ओलिक एसिड। ओलिक एसिड हमारे पास एक फैटी एसिड है, इसमें टोटल हमारे पास 18 कार्बन होते हैं, और अगर इससे हम एनर्जी लें तो वो एनर्जी लें और इसके ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन के बाद इसे 9 एसिटाइल ग्रुप हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, और इन 9 एसिटाइल ग्रुप से टोटल 108 ATP मॉलिक्यूल हम डिराइव कर सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वेरी एफिशिएंट है। हमारे पास क्या है, फैट्स हमारे पास क्या है, एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन्स क्या हैं, हमारे पास प्रोटीन्स ब्रेक डाउन के बाद प्रोटीन्स अपने जो मोनोमर्स होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो उसका क्या है, हमारे पास है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन जब इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, इसका ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या कर लेता है, इट गिव राइज टू अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर लेता है, फिर अमाइनो एसिड्स से जो उसका अमाइनो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अमाइनो ग्रुप जो उनका होता है वो क्या हो जाता है, इससे रिमूव हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अमोनिया। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाता है, डी अमीनिएशन।
डिमिनेशन का क्या मतलब है कि जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डीअमीनेशन। और इसके बाद क्या करता है कि जो डिमिनेशन के बाद अमोनिया तो निकल जाता है और जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल होता है वो एंटर हो जाता है इनटू क्रैब साइकिल। लेकिन क्रैब साइकिल में एंटर होने से पहले इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख के जाते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज़ एनफ कि वो उसमें एंटर हो सके और उसे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके तो तब वो मॉलिक्यूल क्या होता है, एंटर हो जाता है इनटू द क्रैब साइकिल, और अदरवाइज़ ये एंटर नहीं होता। ठीक है, ये साइकिल की स्पेलिंग हमारे पास है CYCLE, मिस्टेक हुई है। ठीक है, एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये यहाँ तक हमारे पास फिनिश हो गई। आगे हमारे पास है एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास, हमने एन एरोबिक रिस्पायरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एन एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन है जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी हो सकती है। एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस मस्ट होती हैं, जबकि जो हमारे पास एनारोबिक रिस्पायरेशन है इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती। लेकिन इसमें जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसे कुछ नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन इनकम्प्लीट होती है और जो होती है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, और एनर्जी हमारे पास स्मॉल अमाउंट में होती है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक डाउन इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हमारे पास इसके टू टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन होती हैं। एक हमारे पास है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड सेकंड वन इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होती है ये हमारे पास कहाँ होती है, मसल सेल्स में होती है। जो स्पेशली जब एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम ये होती है मसल सेल्स में होती है। और इसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होती हैं, मसल सेल्स और ह्यूमंस, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस, और साथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होती है और साथ में क्या होती है, मसल सेल्स ऑफ ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में जो हमारे पास है वो क्या होती है, इसमें बैक्टीरिया भी आता है, बैक्टीरिया में भी ये होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये पूरा जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस की तरह होता है। ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज से क्या बनाता है, पायरोवेट बना लेता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस, और फिर उसके बाद क्या होती है, रिडक्शन बाय NADH। तो जो हमारे पास इसका फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पायरोविक एसिड। इधर आप फिगर में देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पायरोविक एसिड, और इससे जो हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है NAD, और NAD रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADH। ठीक है, और इसके अलावा फिर जो सेकेंड स्टेप है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरोविक एसिड जो कि ग्लाइकोलिसिस में होता है बेसिकली। और इसके बाद ग्लाइकोल पायरोविक एसिड के साथ साथ NAD प्लस जो हमारे पास ऑक्सीडाइज स्टेट में प्रेजेंट है ये रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सेकंड जो इसका स्टेप है, सेकंड में क्या हो जाता है, ये जो पायरोविक एसिड यहाँ पर मौजूद है ये क्या हो जाता है, इज देन रिड्यूस्ड बाय NADH इनटू लैक्टिक एसिड। यहाँ पर जो पायरोविक एसिड मौजूद है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है किससे, NADH से, जो कि यहाँ फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हुआ है। इससे ये इलेक्ट्रॉन गेन करके किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू लैक्टिक एसिड, और NADH दोबारा ऑक्सीडाइज हो जाता है जो कि फर्स्ट स्टेप में आपको जिस फॉर्म में नज़र आ रहा है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड। इसलिए इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी कहते हैं। मीन्स कि ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये सिंपली 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप सेम होता है जो कि ग्लाइकोलिसिस में होता है, इसमें ग्लूकोज ब्रेकन डाउन हो जाता है इनटू पायरोवेट और पायरोविक एसिड, और साथ में यहाँ पर NAD रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH। सेकेंड स्टेप में पायरोविक एसिड को रिड्यूस्ड किया जाता है इनटू लैक्टिक एसिड, और NADH जो होता है वो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू NAD प्लस। ये हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यहाँ पर इसकी हेडिंग नहीं दी गई
इसकी हम हेडिंग यहाँ पर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी सेम उसी की तरह होती है जैसे हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ा, लेकिन इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक अल्कोहल होता है, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहा जाता है। और ये किसके थ्रू ये प्रोसेस होता है, बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो होते हैं, उनके थ्रू ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। इसमें भी हमारे पास सेम दो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट तो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्लाइकोलाइसिस जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हुआ है, उसमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पायरोवेट, और पायरोविक एसिड और NAD जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH। अब यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में जो हमारे पास पायरोवेट है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हमारे पास सेकेंड स्टेप है। इसमें हमारे पास पायरोवेट इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, एक अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, पायरोविक एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। NADH ऑक्सीडाइज्ड हो गया इनटू NAD, और साथ में हमें क्या मिला है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला है, जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में हमें नहीं मिला होता। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ग्लाइकोलाइसिस अकर, देन पायरोविक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय NADH इनटू इथाइल अल्कोहल। इसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, एक अल्कोहल आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड इससे लिबरेटेड, और साथ में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास पूरा प्रोसेस है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। फर्स्ट यहाँ पर अगर यहाँ से आप देखिए, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस करके क्या बना लेता है, पायरोवेट। फिर पायरोवेट क्या करता है, ये NADH के थ्रू ये रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड और लैक्टेट। और इधर हमारे पास जब ये फर्स्ट स्टेप होता है तो क्या प्रोड्यूस कर लेता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर लेता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारे पास ग्लूकोज क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है थ्रू प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इनटू पायरोवेट, और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है 2 ATP मॉलिक्यूल्स। और अब हमारे पास जो पायरोवेट है, इधर हमारे इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है, और पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड फिर रिड्यूस हो जाता है बाय NADH। NADH से अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दे के कन्वर्ट कर देता है इसको इथेनॉल में या इथाइल अल्कोहल में। तो ये हमारे पास क्या है, एन एरोबिक रिस्पायरेशन के दोनों हमारे पास टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट हमारे पास है लैक्टिक एसिड और लैक्टेट, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट हमारे पास है इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमारे पास है फोटो रिस्पायरेशन। अब फोटो रिस्पायरेशन क्या होती है, फोटो रिस्पायरेशन जो है हमारे पास, इसको अगर हम डिफाइन करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन combines with ribose biphosphate in the presence of sunlight and carbon dioxide is produced। ये क्या है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंस होता है, कंबाइंस विद राइबोज बाइफॉस्फेट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, राइबोज बाइफॉस्फेट। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और साथ क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। फोटो रेस्पायरेशन जो है हमारे पास, ये उन प्लांट्स में होती हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। फोटो रेस्पायरेशन कहाँ होती है, उन प्लांट्स में होती हैं जो कि हमारे पास ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। रिस्पायरेशन दैट अकर इन ग्रीन सेल्स, ये उस टाइप की रिस्पायरेशन है जो कि ग्रीन सेल्स में होती है, और किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या रिलीज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर लेते हैं। इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इट नीड्स ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन इसके साथ ATP इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन। इसको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इट नीड्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है,
लेकिन इसमें किसी भी किस्म की एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती जिस तरह की जिसकी नॉर्मल रिस्पायरेशन में होती है। नॉर्मल जब हम रिस्पायरेशन पढ़ते हैं उसमें एटीपी की प्रोडक्शन होती है, लेकिन ये हमारे पास फोटो रिस्पायरेशन है, तो इसका जो फोटो का वर्ड है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, ये लाइट के लिए यूज़ हुआ है। तो ये हमारे पास उस टाइप की रिस्पायरेशन है जो कि लाइट की प्रेजेंस में होती है और इसमें किसी भी किस्म की एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होती। अगर हम इसके मैकेनिज़्म की तरफ आते हैं तो मैकेनिज़्म इसका कुछ ऐसा है कि ये उस टाइम फोटो रिस्पायरेशन ये उस टाइम प्लांट्स में होती है जबकि प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डेफिशिएंट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ड्रॉप हो जाता है। किस चीज़ से किससे कम हो जाता है? 50 ppm। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, जब अगर इससे भी कम हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन लीव्स में, तो फिर कौन सा रिस्पायरेशन होती है? फोटो रिस्पायरेशन होती है। फोटो रिस्पायरेशन में जो एंजाइम यूज़ होता है वो हमारे पास है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, दोनों में से कोई एक एंजाइम यूज़ होता है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज के थ्रू राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि हमने यहाँ पर पहले मेंशन भी किया है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइंस विद ऑक्सीजन with the help of enzyme राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज। ठीक है, जब ये कंबाइन होते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक हमारे पास है फॉस्फोग्लाइसरेट और दूसरा फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? फॉस्फोग्लाइसरेट एंड सेकंड वन इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, अब फॉस्फोग्लाइसरेट तो ठीक है वो तो प्लांट यूज़ कर लेंगे, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है प्लांट्स प्लांट्स चाहते हैं कि इसको जल्दी से क्या करें, बॉडी से निकाल लिया किसी भी तरह से। दे वांट टू गेट राइड ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो फिर क्या किया जाता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अनदर कंपाउंड जो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलेट। ठीक है, एक अनदर कंपाउंड इसको कन्वर्ट किया जाता है और वो हमारे पास क्या है? ग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइसरेट जो हमारे पास है ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है जिसे हम पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट हमारे पास है 2 कार्बन कंपाउंड। और इस फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करके ग्लाइकोलेट में करते हैं तो पहले से क्या हो जाता है? इसका जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो फॉस्फो का वर्ड है फॉस्फेट ग्रुप के लिए, इसका फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाता है? इससे रिमूव हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। फिर ग्लाइकोलेट को क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू पेरोक्सीसोम। ग्लाइकोलेट इज ट्रांसफर टू पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम में इसको ट्रांसफ़र करने के बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन को फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर ग्लाइसिन से क्या बन जाता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू सीरीन। ठीक है, इस तरह पूरा एक पाथवे है। इसमें आप अगर रिएक्शन को देखें तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। और हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं, एक हमारे पास है 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक हमारे पास है 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइसरेट। फॉस्फोग्लाइसरेट होता है ये प्लांट के लिए तो ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये हमारे पास प्लांट के लिए क्या है? टॉक्सिक एक कंपाउंड है। तो प्लांट्स चाहते हैं कि जल्दी से इससे छुटकारा हासिल करें, तो इससे छुटकारा हासिल करने के लिए फॉस्फोग्लाइकोलेट का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या हो जाता है? इसका फॉस्फेट ग्रुप को उससे निकाल के इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू ग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट को फिर क्या कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? पेरोक्सीसोम में, पेरोक्सीसोम। और ये पेरोक्सीसोम में जाके कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। ग्लाइसिन को फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू सीरीन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फोटो रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस है कि फोटो रिस्पायरेशन में किस तरह से एक ऑक्सीजन को और राइबोलोज बाइफॉस्फेट को यूज़ करके किस तरह से उनसे एनर्जी हासिल की जाती है। और ये उस टाइम होता है जबकि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लेकिन C4 फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि फोटो रिस्पायरेशन की डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके हमने एडवांटेज तो ये पढ़ ली कि उस टाइम हमें काम आता है जबकि
कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम हो जाती है उसमें। लेकिन इसकी हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो हमारे पास क्या है कि ये इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, हैम्परिंग द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सेकेंड वन इज़ द प्रोसेस वेस्ट एनर्जी एंड डज नथिंग टू सर्व द नीड्स ऑफ द प्लांट। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है, इसका फ़ायदा एज सच कोई नहीं होता, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ ये हो जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन राइज हो जाती है। बाकी एज सच इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन हुई है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ कर दिया जाता है प्लांट्स में। बाकी इसमें कोई एज सच फ़ायदा नहीं पहुँचता प्लांट को, और प्लांट की एनर्जी इसमें ज़्यादा यूज़ हो जाती है, जो कि इसका बेसिक डिसएडवांटेज है। अब हमारे पास है C4 फोटोसिंथेसिस। C4 फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है? C4 फोटोसिंथेसिस ये रेयर केसेस में होता है। ठीक है। रेयर केसेस में कुछ प्लांट्स में होते हैं जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, और उनको क्या होती है, फोटो रिस्पायरेशन वहाँ नहीं कर सकती, इनको प्रॉब्लम होती है इन कैरिंग आउट द फोटो रिस्पायरेशन। तो जब फोटो रिस्पायरेशन भी वो नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, C4 फोटोसिंथेसिस। और इसको C4 फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है, वो अभी आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसको C4 फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है। इसको हैच स्लैक साइकिल ऑफ C4 पाथवे भी कहते हैं। ठीक है। और इस पाथवे में क्या होता है कि फोस्फोइनोल पायरोवेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट हमारे पास क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसीटेट हमारे पास क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, C4 फोटोसिंथेसिस। C4 photosynthesis occurs in plants living in tropical pathway। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है, फोस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज। फोस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज क्या कर लेता है, फोस्फोइनोल पायरोवेट को कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है, और इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास आता है इस साइकिल में, वो हमारे पास 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको C4 पाथवे कहते हैं। C4 फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये अक्सर मीजोफाइल सेल्स जो कि लीफ सेल्स होते हैं, मीजोफाइल सेल्स जो कि लीफ के सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है। उनके साइटोप्लाज्म में ये पूरा प्रोसेस होता है, और ये एक्चुअली जो जिन प्लांट्स में होते हैं उनमें हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास है मेज़, शुगर कैन, एंड सोरगम। और भी प्लांट्स हैं, लेकिन ये इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं जिसमें C4 फोटोसिंथेसिस होती है। फर्स्ट स्टेप आपने इसका देख लिया था कि इसमें क्या होता है, फोस्फोइनोल पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है इंटू ऑक्जेलो एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोइनोल पायरोवेट कार्बोक्सिलेज, और इस फोस्फोइनोल पायरोवेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया जाता है इनटू 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट। जब हमारे पास फोस्फोइनोल पायरोवेट, ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है, तो एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का लेके इसको फिक्स कर देते हैं इनटू ऑक्जेलो एसीटेट में। इसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफाइल सेल्स। पहले ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था, अब ये कहाँ चला जाता है, क्लोरोप्लास्ट में चला जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में इस ऑक्जेलोसिटेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू मेलेट, और फिर मेलेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू द बंडल शीट ऑफ सेल्स। बंडल शीट ऑफ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में मेलेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू पायरोवेट, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। ठीक है। अब हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत थी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गया, पायरोवेट की प्रोडक्शन होगी। अब पायरोवेट क्या करेगा, ये दोबारा जाएगा वापस मीजोफाइल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, जो हमने यहाँ पर इसकी बात की है कि ये कहाँ पर होता है, मीजोफाइल सेल्स में होता है, उसके साइटोप्लाज्म में होता है, मीजोफाइल सेल्स के साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन ये पायरोवेट अब दोबारा जाके मीजोफाइल सेल में एंटर हो जाएगा, और फिर पायरोवेट मीजोफाइल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट अगेन, और फिर ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू होगा, और इससे हमारे पास किसी किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, बल्कि इसमें एक ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाता है। एक पूरा प्रोसेस जब परफॉर्म होता है तो इसमें एक ATP का मॉलिक्यूल यूज़ होता है। अब ATP का मॉलिक्यूल कहाँ यूज़ हो रहा है वो आपको इस फिगर में हम दिखाते हैं। फर्स्ट आप देखिए इसमें हमारे पास क्या है, फोस्फोइनोल पायरोवेट। ठीक है।
फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या कर लेता है, जो एंजाइम है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेस, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेता है इनटू ऑक्जेलो एसीटेट। फिर ऑक्जेलो एसीटेट को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफाइल सेल, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफाइल सेल्स में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मीजोफाइल सेल्स में इसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू मेलेट। मेलेट को फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इनटू बंडल शीट ऑफ सेल्स, और बंडल शीट ऑफ सेल्स में इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इनटू पायरोवेट, और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। पायरोवेट दोबारा से जाता है यहाँ कौन से थे, यहाँ पर हम लिखते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफाइल सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफाइल सेल्स। ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फेनॉल पायरोवेट है ये साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफाइल सेल्स में होता है। पायरोवेट दोबारा जाता है मीजोफाइल सेल्स के साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। अब जब पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाता है इंटू फॉस्फोइनोल पायरोवेट, तो इस टाइम क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ किया जाता है ताकि पायरोवेट के साथ यहाँ एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, और ये अटैच हो जाता है पायरोवेट के साथ, और इसे क्या बन जाता है, फॉस्फेनोल पायरोवेट। तो इस तरह से इस साइकिल में एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज़ हो जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है, लेकिन इसमें किसी भी टाइप की एनर्जी रिलीज़ नहीं होती। देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, अच्छा, दिस इज़ अ स्पेशल कंडीशन, ये हमारे पास एक स्पेशल कंडीशन है। ठीक है, जो C4 प्लांट्स इसको अडॉप्ट करते हैं ताकि क्या कर सके, हॉट इन्वायरमेंट में जो रहते हैं ये वहाँ ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके ड्राइनेस से, या जो वेल्टिंग होती है इससे ये ख़ुद को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो C4 प्लांट्स होते हैं, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिमेन्स हाई इवन व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज्ड एंड टेम्परेचर इज़ हाई। इसका एक ये फ़ायदा है कि अगर स्टोमेटा बंद होता है या टेम्परेचर हाई होता है, तब भी प्लांट्स जो होते हैं ये C4 फोटोसिंथेसिस को कंटिन्यू रख सकते हैं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। द रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज़ ऑल्सो हाई एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो C4 प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को हाई अमाउंट में फ़िक्स करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इसको ये फ़िक्स कर लेते हैं। ठीक है, और ये उन्हीं उसमें होता है जो कि हॉट और ड्राई कंडीशन में रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कि क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट इन बोथ मेसोफाइल। ठीक है, बस चलिए यहाँ तक था आपका।